हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की यूनिट 3 को, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यूनिट 3 में टोटल 3 चैप्टर आते हैं, देख लेते हैं क्या क्या। चैप्टर 8 जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, और चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इन तीनों चैप्टर को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज की पहली टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 8 से, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये देखिए, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा। ये है बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग को पता है कि बायोलॉजी होता क्या है। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ लाइफ या द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है टर्म रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी सेल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग जब उसके फिजिकल और केमिकल लेवल पे पढ़ते हैं कि उसका कैसा फिजिकल है, उसमें क्या क्या केमिकल पाए जाते हैं, तो जब फिजिकल और केमिकल अप्रोच करते हैं हम लोग उसको स्टडी करने के लिए, तो उसी को कहा जाता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब आज की मेन टॉपिक जो है हम लोग का उसको। उससे आप पहले हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जिनका नाम है जी.एन. रामाचंद्रन। ये काफ़ी माने कि हाई क्वालिफाइड और फेमस साइंटिस्ट रह चुके हैं हमारे इंडिया के। और इनका मेन जो डेडिकेशन था, जो मेन इनका इन्वेंशन था, वो था प्रोटीन की तरफ। इन्होंने किया था। तो जी.एन. रामाचंद्रन ने एक प्लॉट बनाया था जिसको कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो वो रामाचंद्रन प्लॉट का काम क्या था। तो रामाचंद्रन प्लॉट जो इन्होंने बनाया था उसके थ्रू वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले 1954 में एक बुक आया था नेचर। तो 1954 में जो बुक आया था नेचर, उसमें इनका एक पब्लिश किया गया था आर्टिकल, जिसमें कि इन्होंने कोलेजन जो कि एक प्रोटीन होता है उसके ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को दिखाया था। ठीक है, और ये सब जो कोलेजन प्रोटीन ये सब का स्ट्रक्चर को हम लोग जो अगले चैप्टर है चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल, उसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि बायोमोलिक्यूल में हम लोगों को यही पढ़ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा रामाचंद्रन प्लॉट किसने दिया, जी.एन. रामाचंद्रन ने। और रामाचंद्रन प्लॉट का काम क्या है, वो प्रोटीन के बारे में नहीं डिफाइन करता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो हम लोग कह सकते हैं जी.एन. रामाचंद्रन। तो आज की जो चैप्टर है वो है चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट मिलेगी कि आप जब भी अपने यूट्यूब को खोलिएगा तो आपको मेरे चैनल या मेरे चैनल के किसी भी वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो आपके सब्सक्रिप्शन में दिख जाएगा। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो उसमें जाके आप लोग ईजिली देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी करें, और वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आज हम लोग डिस्कस अपना शुरू करते हैं। तो है चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आइए इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? इसका कहने का मतलब है कि जब अपने अगल बगल आप लोग देखते होंगे तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों चीज़ आप लोगों को दिखता होगा। ठीक है, और मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को लिविंग बनाता है या नॉन लिविंग बनाता है। तो इसका आंसर है, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है कि प्रेजेंट ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो क्या है, सेल।
तो नॉन लिविंग और लिविंग में यही फ़र्क है कि उनमें सेल होता है। ऐसे इनका डिफरेंस हम लोगों ने अच्छे से चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, द लिविंग वर्ल्ड। उसमें अच्छे से समझाया है मैंने कि लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के सेल के कंपोज्ड होते हैं। एक यूनिसेलुलर होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, और एक मल्टी सेलुलर होते हैं जो कि बिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ सेल? अब सेल है क्या? तो सेल तो अभी पढ़ा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो बोन हो, ये सब सब एक सेल से बना हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent life. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. जैसा मैंने कहा वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और उनमें जितने तरह के इसेंशियल फंक्शन होता है वो सब उनका सेल परफॉर्म करता है। और ये चीज़ मल्टी सेलुलर में भी होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी किसने की थी इसको जान लेते हैं। एक थे एंटोन वॉन लियोनहुक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लाइव सेल का डिस्कवरी किया था, फर्स्ट टाइम देखा था, उसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो लाइव सेल याद रखिएगा, डेड सेल नहीं है ये, लाइव सेल। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि लाइव सेल का डिस्कशन फाइंड आउट किसने किया था, तो वो है एंटोन लियोनहुक, ठीक है। और दूसरे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का क्या काम था? तो रॉबर्ट ब्राउन का बेसिकली काम था न्यूक्लियस फाइंड करना, ठीक है। तो न्यूक्लियस को किसने फाइंड किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये दो नाम है जो आप लोग याद रखेंगे, आगे और भी नाम मिलेंगे लेकिन ये दो नाम आप लोग को एकदम याद रखिएगा। एंटोन वॉन लियोनहुक जिन्होंने एक लाइव सेल को डिस्कवर किया था और डिस्क्राइब किया था। फिर उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने सेल के न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तो फिर धीरे धीरे करके और भी तरह की जानकारी मिली हम लोग को सेल के बारे में, ठीक है। अब आता है सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो 1838 के टाइम में मैथियस स्केल्डन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो लार्ज नंबर में प्लांट सेल को मीन्स कह सकते हैं एग्जामिन किए, उसके स्टडी क्यों किए, ठीक है। ढेर सारे प्लांट्स को उनको एग्जामिन किया, उन्होंने उसके बारे में स्टडी किया, उसको पढ़ा समझा, किसने? मैथियस स्केल्डन ने, ठीक है। और ऑब्जर्व किया कि जितने तरह के प्लांट होते हैं ना वो डिफरेंट तरह के सेल के बने होते हैं, जो कि आगे चल के टिश्यू बनाता है प्लांट में। तो टिश्यू हम लोग जानते ही हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल। सेल आया पहले, फिर उससे टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड देन उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। फिर सेम टाइम में एक और थे जिनका नाम है थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान जो थे 1839 में, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। स्केल्डन जर्मन बॉटनिस्ट। तो थियोडोर जो स्वान थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने एनिमल सेल को एग्जामिन किया, ठीक है। तो स्केल्डन ने क्या किया था, प्लांट सेल को पढ़ा था, स्वान ने एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया। और उन्होंने देखा कि जितने तरह के सेल होते हैं उनके बाहर में एक पतला सा लेयर होता है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सेल को। तो वो उनका नाम दिया उनका, जिसको अभी हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फाइंड आउट किसने किया था? स्वान ने, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक। आगे देखते क्या लिखा हूँ। He also concluded, based on his study on plant tissue, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. शॉन ने और क्या बताया? तो शॉन ने पहले बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ढेर सारा एनिमल सेल पढ़ा, देखा कि उसके बाहर में एक थिन लेयर है जिसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उन्होंने प्लांट टिश्यू को भी पढ़ा। अब प्लांट टिश्यू को पढ़ के उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में भी एक कवरिंग होती है जो कि कहते हैं सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया, ओके। तो दो डिस्कवरी हम लोग को इनका पता चल गया।
इसी बेसिस पे स्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था। हाइपोथेसिस को आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह का काल्पनिक, जो कंप्लीट प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ठीक है। तो स्वान ने इसी बेसिस पे एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो बॉडी होती है एनिमल और प्लांट की, वो सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल की बनी होती है, ठीक है। क्योंकि एनिमल वाला जब पढ़ा तो उन्होंने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जब प्लांट का पढ़ा तो उसमें देखा सेल वॉल है। तो इसमें सेल का स्टडी किया, तो इन्होंने बताया कि जो एनिमल और प्लांट की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल की और उसके प्रोडक्ट की, ठीक है। इसी के बाद जो स्क्लेडन और स्वान थे, दोनों ने साथ मिलकर सेल थ्योरी दिया था। जो सेल थ्योरी आया था वो स्क्लेडन और स्वान दोनों मिल के दिए थे, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन क्या है कि एक प्रॉब्लम भी था इनके थ्योरी में, वो ये था कि जो सेल थ्योरी थी उन्होंने दे दिया कि जितने भी तरह के बॉडी है, प्लांट हो या एनिमल, सब सेल के बने हैं और सेल प्रोडक्ट के बने हुए हैं, यही हुआ सेल थ्योरी। लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि जो नए नए सेल बॉडी में जो जनरेट होते रहते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तो ये किसने बताया, ये बताया रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। तो रुडोल्फ वर्चो 1855 में उन्होंने बताया कि जितनी तरह के नए सेल आते हैं ना, वो पुराने सेल से आते हैं। जो सेल पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, जो ख़त्म हो गए या अभी भी हैं, तो उन्हीं के थ्रू नए सेल आते हैं। जब उनका डिवीज़न होता है तो उसके बाद नए सेल आते हैं, ठीक है। और डिवीज़न दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ये हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में, ओके। तो उन्होंने जो थ्योरी दिया था रुडोल्फ वर्चो ने कि जितने तरह के नए सेल है वो सब पुराने सेल से ही आते हैं, उनको उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुलाए सेलुला, ठीक है। ये उस समय लैटिन वर्ड यूज होता था, ये लैटिन सेंटेंस है, ओमनिस सेलुलाए सेलुला, ठीक। तो उन्होंने जो स्क्लेडन और स्वान के द्वारा जो सेल थ्योरी दिया हुआ था उनको मॉडिफाइड किया। अब बताया कि जो नए सेल आते हैं वो पुराने सेल से आते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम में सेल थ्योरी कैसे समझा जाता है, जो दो चीज़ होते हैं सेल थ्योरी में। पहला चीज़ कि जितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल और सेल के प्रोडक्ट से कंपोज होंगे, ठीक। दूसरा चीज़ कि जितने भी तरह के नए सेल हैं या जो बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पुराने सेल्स से आए हुए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब ये जो लिखा हुआ ये एक तरह का प्रैक्टिकल है जो आप लोगों को करना है। इसमें करना क्या है कि ओनियन के पील को लेना और अपने चिक को, ह्यूमन चिक जो गाल के होते हैं उसमें से देखते होंगे एक सेल उखड़ते रहते, कभी कभी सर से भी निकलता है। तो इनको क्या है, इन दोनों चीज़ों को माइक्रोस्कोप में ले जाके आप लोगों को स्टडी करना है। इसमें देखना है कि किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो जब ओनियन सेल को, जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है, जब उसको आप माइक्रोस्कोप में स्टडी कीजिएगा तो उसमें देखिएगा जब प्लांट का है तो सेल वॉल मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। अब फिर जब आप ह्यूमन चिक के सेल को देखिएगा तो उसमें प्लांट सेल वॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्लांट का नहीं, एनिमल का है। ह्यूमन एनिमल होते हैं तो वो क्या है कि वहाँ पे सेल वॉल नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या मिलेगा, सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है। और जब उसके अंदर देखिएगा, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा, तो जब उसके अंदर देखिएगा तो आपको एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको कहेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस मिलेगा। जब न्यूक्लियस को भी देखिएगा और भी ध्यान से, तो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, न्यूक्लियस के अंदर हम लोग को मिलेगा क्रोमोसोम, ठीक है, डीएनए और न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर तीन पार्ट मिले, एक तो पहले न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर की लिक्विड होती है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर उसके बाद डीएनए, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो कि ट्रू सेल होते हैं, जिनमें कि सेल के जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं सब कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम आपके वर्ल्ड में आए थे। जब यहाँ पे लाइफ बन रहा था अर्थ पे, तो उस समय जो पहले जो सेल आए थे उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स फर्स्ट। तो इसमें सारे ऑर्गेनेल जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे, जो स्टार्टिंग के थे वही मिलेंगे। अब प्रोकैरियोटिक कौन कौन होता है ये हम लोग जानते हैं कि ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल के अंदर का जो लिक्विड होगा ना उसको कहेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ वो पढ़ते हैं।
द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल्स. वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. मैं इसका कहने का मतलब है कि जो सेल होते हैं उसमें जितनी तरह की एक्टिविटी है, जितनी तरह का केमिकल रिएक्शन है, प्रोटीन बनना, एमआरए बनना, ये सब जितनी तरह की एक्टिविटी है वो सब साइटोप्लाज्म में होगा. तो साइटोप्लाज्म में क्या है कि वो एक कह सकते हैं एक जगह है, एक ग्राउंड है, एक एरिना है जहाँ पे सारी तरह की सेलुलर एक्टिविटी होती है. ठीक है. तो वेरियस केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि वो इसलिए रखते हैं ताकि सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रह सके. ठीक. अब आता है सेल. जब सेल के अंदर को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग को ढेर सारे ऑर्गेनेल्स मिलते हैं. कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, मीन्स उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं मिलता है. ठीक है. तो वो ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 तरह के हो जाएंगे, स्मूथ और रफ, वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके. फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोजोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोबॉडी होता है, वैक्यूल्स होता है. ठीक है. और प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ना, जैसे अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा. ठीक है. राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं मिलता. तो राइबोसोम आपको एनिमल सेल में भी मिलेगा और ये एनिमल सेल नहीं, सॉरी, राइबोसोम जो है आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मिलेगा. ठीक है. क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है. राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में तो मिलेगा सेल के जो लिक्विड है, लेकिन इसके अलावा जो राइबोसोम है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा. ठीक है. ये भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. अब एक अलग ऑर्गेनेल भी होता है जो कि वो भी नॉन मेम्ब्रेन होता है, वो होता है सेंट्रोजोम, जो कि सिर्फ सेंट्रोजोम जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा. सेंट्रोजोम का काम क्या है? सेल डिवीज़न में. ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेल का जो आप शेप, साइज और एक्टिविटी होता है वो अलग अलग होता है. जो बैक्टीरिया होंगे उनका अलग सेल का स्ट्रक्चर होगा, एमोइबा का अलग होगा, ह्यूमन बीइंग का अलग होगा. जब शेप अलग होगा तो साइज भी होगा, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, और एक्टिविटी भी अलग अलग होगा. कुछ डाइजेशन में काम करेंगे, कुछ रेस्पिरेशन में काम करेंगे. ठीक है. एक है आपका माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा क्या एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है पूरे प्लेनेट पे. अगर पूछे क्वेश्चन कि पूरे प्लेनेट पे सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है तो वो है माइकोप्लाज्मा. ठीक है. जिनका लेंथ है 0.3 मीटर इन लेंथ. ये देखिए डायग्राम आप लोग कुछ देख सकते हैं. ये आप लोगों को अपने स्क्रीन में ये लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ये आरबीसी है. देखिए कैसे दिख रहा है, राउंड और बाइकॉन्केव है. ये डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल. एक कॉमनर एपिथेलियल सेल है. इसके बारे में मैंने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जिसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में उसमें बढ़िया से समझाया. 3 तरह के एपिथेलियल सेल होते हैं, कॉलमनर, स्क्वैमस और क्यूबॉइडल. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये नर्व सेल है, ये ट्रैकिट्स है जो कि आप लोग को जाइलम में मिलेगा. ओके. और ये मेसोफिल है जो कि प्लांट में मिलेगा. देखिए सब अलग अलग स्ट्रक्चर है सेल का. देखिए सब अलग अलग स्ट्रक्चर है और सबका फंक्शन भी अलग अलग है. तो स्मॉलेस्ट सेल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, वो होता है माइकोप्लाज्मा. अब आता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल. तो लार्जेस्ट जो सेल होगा वो होगा ऑस्ट्रिच का एग. जो ऑस्ट्रिच का अंडा होगा वो लार्जेस्ट सेल होगा. ठीक है. अब जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल, अभी डायग्राम देखा हम लोगों ने, उनका डायमीटर दिया हुआ है 7.0 है. फिर नर्व सेल जो होता है एनिमल में. ठीक है. तो एनिमल में जो नर्व सेल पाया जाता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है. ये याद रखें कि एनिमल बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा है, वो है नर्व सेल. ठीक है. तो सेल का साइज भी अलग अलग होता है, अभी डायग्राम में हम लोग देखा. शेप भी अलग होता है, कुछ डिस्क लाइक दिखे, कुछ कॉर्नर दिखे, कुछ क्यूबॉइड शेप के दिखेंगे आप लोग, कुछ थ्रेड लाइक दिखेंगे. ठीक है. तो अलग अलग होगा. अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो प्रोकैरियोटिक मैंने पहले ही बता दिया है, जो पहला बार आए थे. ठीक है. तो जितने तरह के बैक्टीरिया होंगे
ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, माइकोप्लाज्मा होगा, और पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सब में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाएंगे। ठीक है, कहीं भी बैक्टीरिया आपको दिखे ना, समझिएगा इसमें प्रोकैरियोटिक ही है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल है, और माइकोप्लाज्मा में भी, और पीपीएलओ में। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। देखिए इनमें क्या है ना कि एक बेनिफिट होता है, ये छोटे होते हैं, तो छोटे होने के कारण जो सेल डिवीज़न होता है ना काफ़ी फास्ट होता है। एनिमल सेल में जैसे हमारी बॉडी के एक सेल को डिवाइड होने में लग जाता है 24 आवर्स, लेकिन इसमें क्या है कि इनका बहुत तेज़ी होता है, ये मिनट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो अब आते हैं बैक्टीरिया के सेल। तो बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं वो होते हैं 4 तरह के। एक होते हैं बैसिलस जिनको हम लोग कहते हैं रॉड लाइक, एक होते हैं कोकस जिनको कहेंगे हम लोग स्फेरिकल, एक होंगे विब्रियो मीन्स कॉमा शेप के, और एक होंगे स्पायरलम जिसको कहेंगे हम लोग स्पायरल। ठीक है, तो स्पायरल तो आप लोग जानते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके स्पायरल हो जाएगा, और कॉमा हो जाएगा जिसको विब्रियो बोलते हैं, ऐसे शेप का कॉमा जो हम लोग लिखते हैं। स्पेरिकल भी हो जाएगा आप लोगों को ऐसे शेप का, और बैसिलस रॉड शेप का। ठीक है, तो ये 4 तरह के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन द प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। इसमें कह रहा है कि जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया सब है उसमें वाइड वैरायटी का शेप और फंक्शन क्यों नहीं हो, अलग अलग शेप और फंक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन होगा प्रोकैरियोटिक सेल का वो सब में सेम ही रहता है। ठीक है, फंक्शन कुछ भी हो, शेप कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ छूटा क्या ना, कुछ नहीं छूटा। जितनी तरह के प्रोकैरियोटिक होते हैं ना उनमें क्या होता है कि सेल वॉल होता है। ठीक है, जैसे कि प्लांट में पड़ा था वैसे ही प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं बैक्टीरिया उन सभी में एक कवरिंग रहेगा बाहर में जिसको कहेंगे हम लोग सेल वॉल। बस खाली एक माइकोप्लाज्मा है जिसमें कि सेल वॉल नहीं मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या होता है वो पहले ही पढ़ लिया हम लोगों ने, सेल का जो लिक्विड होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसलिए उनको कहा जाता है कि डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा वो नेकेड रहेगा, उसमें कोई कवरिंग नहीं रहेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ तो वो नेकेड ही रहेगा। तो प्रोकैरियोटिक में याद रखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और जेनेटिक मटेरियल जो है नेकेड रहेगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में जेनोमिक डीएनए तो होगा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन एक क्या है कि एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि सर्कुलर डीएनए। ठीक है, जिसका नाम है प्लाज्मिड। तो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी कह सकते हैं, क्रोमोसोमल भी डीएनए कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो प्लाज्मिड का काम क्या होता है, जो प्लाज्मिक डीएनए जो एक्स्ट्रा डीएनए है उनका तो बेसिकली पहले सुन लीजिए कि जितनी भी तरह की बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है ना उसमें यूज़ होता है। ठीक है, जैसे तरह के इंजेक्शन बनाए जाते हैं उसमें प्लाज्मिड का यूज़ होता है, और बैक्टीरिया का जो फेनोटाइपिक करेक्टर होता है ना वो प्लाज्मिड के थ्रू ही दिया जाता है, मनी मीन्स उसी के थ्रू मिलेगा। एक क्या होता है प्लाज्मिड का सबसे बड़ा रोल बैक्टीरिया में जो बेनिफिशियल होता है, प्लाज्मिड के होने की वजह से जो बैक्टीरिया होता है ना उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। इसलिए क्या है कि अगर आप कोई बीमारी हुई, आपने एक तरह का एंटीबायोटिक खाया, कंप्लीट नहीं खाया और बैक्टीरिया कंप्लीट नहीं मारा, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, और अगली बार अगर सेम एंटीबायोटिक खाया तो वो उस पर असर नहीं करेगा, फिर आपको दूसरे तरीके का खाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं कि पहले देख रहे कि यूकैरियोटिक के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने मेम्ब्रेन बाउंड, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक मिलेंगे जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो है राइबोसोम। ठीक है, अब एक आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूजन होता है एक यूनिक करेक्टर होता है, मीन्स एक यूनिक आप कह सकते हैं। इंक्लूजन बेसिकली फूड स्टोरेज वाला पार्ट होता है प्रोकैरियोटिक में, तो उसी को इंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, और एक होता है मेसोजोम।
मेसोजोम क्या होता है? तो मेसोजोम सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोट का, उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहेगा, उसी को कहेंगे हम लोग मेसोजोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेल इन्वेलप और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। द सेल इन्वेलप तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, जैसे किसी को हम लोग पार्टी उटी में पैसे भर के देते हैं जिस लिफाफा में, उसको क्या कहते हैं? इन्वेलप। तो इन्वेलप का काम क्या है? कवर करना, बाहर का कवर। ठीक है, द सेल इन्वेलप consist of a tightly bound three-layered structure. The outermost glycocalyx, followed by the cell wall and then the plasma membrane. इसमें कह रहा है कि सेल इन्वेलप जो होता है ना, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे बाहर जो होगा वो ग्लाइकोकैलिक्स होगा, फिर उसके बाद सेल वॉल पाया जाएगा और फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप and the manner in which they respond to the staining procedure developed. सॉरी, क्या है कि स्टेनिंग प्रोसीड्यूर होता है कि जब आप माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया का वो स्टडी करते हैं तो उसमें स्टेन देते हैं, किसी तरह का कलर डाई करेंगे तभी तो हम लोग को दिखेगा। ठीक है, तो इन्वेलप के डिफरेंसेस के वजह से और जो स्टेनिंग प्रोसीड्यूर है उसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम निगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होता है जिसपे कि जो स्टेन को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, जो दिखने लगे, कुछ ब्लू कलर डाल लिया तो दिखने लगेगा। ठीक है, तो वो हो गया ग्राम पॉजिटिव। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्टेन को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते उनको कहते हैं ग्राम निगेटिव। ठीक है, तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि ग्लाइकोकैलिक्स जो कि एनवेलप है, जो आउटर लेयर है एनवेलप का। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है कि उसका जो कंपोजिशन होगा वो अलग होगा बाकी सबसे, और थिकनेस जो होगा वो भी अलग होगा। ठीक है, तो उसमें एक स्लाइम लेयर पाया जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स में एक स्लाइम लेयर पाया जाता है। वो क्या होता है? वो लूज शीट होता है। ठीक है, वो माने कि टाइट नहीं होगा, लूज में शीट में अरेंज रहेगा, उसको कहेंगे स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर जो है वो कुछ कुछ बैक्टीरिया में वो थिक हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग कैप्सूल। ठीक, फिर उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है? तो सेल वॉल का काम है बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना और उसको डैमेज से बचाना, किसी भी बाहर से कोई भी अटैक हो उससे बचाने का। ठीक है, काम है। चलिए अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म तो उसका कवरिंग होता है। तो वो बेसिकली उनका काम होता है किसी भी जो चीज़ जो सेल के अंदर एंटर करता है उसको जांच करना। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मीन्स कि चुन चुन के ही जाने देंगे, सबको एंटर सेल में नहीं करने देंगे, जो सेल के लिए ठीक होगा उसी को जाने देंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ा था हम लोगों पर मेसोजोम। मेसोजोम क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका एक इनफोल्डिंग मीन्स अंदर की ओर स्ट्रक्चर मुड़ा हुआ रहेगा, उसी को कहेंगे हम लोग मेसोजोम। ठीक है, तो मेसोजोम जो होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाएगा, वेसिकल्स, ट्यूबल्स एंड लेमेली। और ये हेल्प क्या करेगा? सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, ये तो होगा ही, ये कौन करेगा? तो डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल और रेस्पिरेशन में और सिक्रेशन में, इस सब में कौन हेल्प करेगा? सब में हेल्प करेगा आपका मेसोजोम। तो मेसोजोम का काम क्या? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, हेल्प रेस्पिरेशन में हेल्प, सिक्रेशन में हेल्प। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हूँ। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें पिगमेंट पाया जाता है, मीन्स कि वो खुद का सेल्फ फूड बना सकते हैं। ठीक है, उस पिगमेंट के हेल्प से, तो उसको क्या कहा जाता है? उसमें जो ऑर्गेनल्स है जिनमें पिगमेंट मिलता है उसको कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, याद रखेंगे कि ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें कि पिगमेंट मिलेगा उनको कहेंगे हम लोग क्रोमैटोफोर्स। चलिए अब क्या है, बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल नॉन मोटाइल मीन्स क्या कि वो मूव भी कर सकते हैं और कुछ होते हैं जो रेस्टिंग में हो तो वो मूव नहीं करते। ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया के सेल में एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको कहते हैं फ्लैजिला,
वो मोटाइल हो गया, फ्लैजिला के थ्रू वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और जो फ्लैजिला होता है उनमें 3 पार्ट होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ठीक है। याद रखेंगे जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट होता है उनका, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। और ये सेल सरफेस में मिलेगा और ये सेल का मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। फ्लैजिला हो गया, फिर एक पीली मिलता है और फिमरी भी मिलता है, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया के सरफेस में मिलेगा। लेकिन क्या है कि जो पिलाई बोली या पीली और फिमरी, इनका काम सेल के मोटिलिटी में नहीं होता है, मीन्स बैक्टीरिया सेल के मूवमेंट में इनका काम नहीं होता है। इनका काम होता है कि बेसिकली ये सेल को, जैसे फिमड़ी हो गया तो उससे क्या है कि वो सेल किसी चीज़ से अटैच रहेगा, ठीक है। और पिलाई का भी वही काम होता है, उनको अटैच करना। जैसे ब्रश का कैसे होता है, आप टूथ ब्रश देखते होंगे ना, उसी तरह जो पिलाई होता है जो बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है वो एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और जो फिमडी होता है वो स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे सेल में जो ब्रश में जो छोटे छोटे निकले होते हैं लंबे लंबे, जिसे हम लोग दांत साफ करते हैं, वैसे स्ट्रक्चर रहेगा। और उसका बेसिकली काम है सेल का किसी भी चीज़ से अटैचमेंट करना, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया रॉक से या होस्ट से अटैच है तो किसके थ्रू, पिलाई और फिमरी के थ्रू, और मूवमेंट कर रहा है फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम मिल रहा है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, तो वो 70S राइबोसोम है, ठीक है। एस का मतलब होता है सेटवर्क सब यूनिट होता है, ठीक है। और ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर में मिलेगा। तो जो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में मिल रहा है वो 2 सब यूनिट का बना होता है, 50 और 30। बेसिकली क्या कि जो इतना ये वॉल्यूम होता है उसके बेसिस पे ये है कि वो 50-30, तो आप सोचिएगा कि ये तो 80 होना चाहिए, 70 कैसे। तो बेसिकली क्या है कि जब इनका एडिशन किया गया फिर उसके बाद वॉल्यूम इस सबको मेज़र किया, बहुत तरह का मेजरमेंट है इसमें जो कि आप हायर क्लास में पढ़िएगा, उसके बाद आया रिजल्ट ये 70S का होता है। और एस क्या होता है, सेडबर्ग यूनिट, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बॉडी में बनता है वो काम होता है राइबोसोम का, ठीक है। अब आता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, ये क्या होता है। तो कुछ राइबोसोम जो है आपको सिंगल mRNA से अटैच मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ राइबोसोम सिंगल mRNA से अटैच मिल रहे हैं और चेन बना रहे हैं, तो उसको उस चेन को क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, कैसे, mRNA को उसके साथ अटैच होकर उसको कन्वर्ट करना प्रोटीन में, उसका ट्रांसलेशन करना। अब आता है इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है कि बेसिकली वो मीन्स कह सकते हैं वो ऑर्गेनेल है प्रोकैरियोटिक में जहाँ पे रिजर्व मटेरियल जो होंगे, फूड मटेरियल, उनको रखा जाता है, ठीक है। और इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेनुअल्स हो गए, साइनोफाइसियन हो ग्रेनुअल्स हो गए और ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स, सब इंक्लूजन बॉडी का नाम है। और गैस वैक्यूल भी हो गया जो कि ब्लू ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिलेगा। तो बैक्टीरिया के और भी टाइप है, ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चलिए अब है हम लोग का टॉपिक अगला, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोटिक किस में मिला, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी प्रोटिस्ट होंगे, जिस मोनेरा इस सब में हो जाएंगे, जितने तरह के प्रोटिस्ट हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, एनिमल और फंजाई, ये सभी में मिलेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है। जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी मिलेंगे। तो और इनमें क्या होगा कि इनका जो न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, कंप्लीट डेवलप्ड होगा, ठीक है। और इनमें क्या है कि वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी मिलेंगे और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो कि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, ठीक है। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो क्रोमोसोम में रहेगा, जैसे कि बैक्टीरिया में देखा प्रोकैरियोटिक में कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मिल रहा था, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने तरह के यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, मीन्स क्या है कि वो एक जैसा नहीं होते, वो अलग अलग रहेंगे। जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अपने फॉर्मर से,
जैसे कि फॉर्मर वाले में जैसे प्लांट सेल वॉल था, प्लास्टिक था और लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल वैक्यूल। ये बेसिकली क्या है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं सब आइडेंटिकल नहीं होते। एनिमल सेल में क्या मिलेगा, सेंट्रियोल, जिसका काम है आपका सेल डिवीजन में, सेंट्रोजोमिज्म, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। ये देखिए सेल का स्ट्रक्चर है, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियर एम्ब्लेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल को अभी हम लोगों ने देखा। चलिए अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया गया था, उस समय जाके जब आरबीसी को स्टडी किया गया था उसमें, तो देखा गया कि सेल के बाहर में एक मेम्ब्रेन मिल रहा है, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किसने देखा था, किस साइंटिस्ट ने, नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए उसको हम लोग लिपोप्रोटीन कहते हैं, लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। और जो लिपिड पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन में वो होता है फॉस्फोलिपिड, जो कि बाई लेयर में अरेंज होगा, मीन्स बाहर में और अंदर दो लेयर होगा, आउटर लेयर और इनर लेयर, दो लेयर में लिपिड अरेंज रहेगा सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। आउटर साइड में रहेगा वो पोलर साइड रहेगा, जो कि आउटर साइड में हेड किया रहेगा, और वो हाइड्रोफिलिक होगा, मीन्स को वाटर से डर नहीं होगा, ठीक है। और जो इनर साइड में लिपिड पाया जाएगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, वो नॉन पोलर होगा और उसको मीन्स वाटर से डर रहेगा, इसलिए हाइड्रोफोबिक रहेगा। इसी वजह से क्या होता है कि जो इनर साइड में रहता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है, वो क्या है, वाटर से प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्ट रहता है, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। अब इसमें एडिशन में फॉस्फोलिपिड पाया जा रहा है, प्रोटीन भी पाया जा रहा है, मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जा रहा है, जैसे हम लोग का है। तो क्या है कि प्रोटीन और ये लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी है, कुछ जगह में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड जो पाया जा रहा है वो उनका रेशियो होता है, ठीक है। जैसे एक सेल है एरिथ्रोसाइट, उसके मेम्ब्रेन में देखा गया कि जो प्रोटीन है वो 52% है और लिपिड 40%। ये परसेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन में कितना प्रोटीन और लिपिड होगा। 52% में प्रोटीन होगा, 40% में लिपिड होगा, ठीक है। तो जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, मीन्स जब सेल से निकालते हैं हम, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो दो तरह का होता है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन वो होगा जो कि सरफेस के पास होगा, ठीक है, और इंटीग्रल प्रोटीन वो होगा जो कि पूरी तरीके से या फिर आधा सेल मेम्ब्रेन में अंदर घुसा हुआ रहेगा, ठीक है। पेरिफेरल मीन्स जो सेल सरफेस पे होगा और इंटीग्रल जो सेल में घुसा हुआ रहेगा। और लिपिड जो होंगे दो लेयर में, एक बाहर की और एक अंदर की ओर। ये देखिए स्ट्रक्चर में देखिए, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो कि आप लोग को अंदर साइड में भी दिख रहा है, एक बाहर साइड में भी दिख रहा है, फिर प्रोटीन एक पेरिफेरल भी दिख रहा है और एक इंटीग्रल प्रोटीन भी आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए यहाँ, ठीक है। ये मेरे स्क्रीन में कुछ और टच हो गया, सॉरी। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल भी दिख रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वाटसन और क्रिक ने दिया था ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और वाटसन एंड क्रिक ने तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, सॉरी मैं भूल गया था। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिंगर और निकोलसन थे जो उन्होंने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन को देखा, लिपिड को देखा और कोलेस्ट्रॉल को देखा, ठीक है। हाँ, तो ये जो इन्होंने मॉडल दिया था, इसके थ्रू जो लिपिड होता है वो लेटरल मूवमेंट जो होता है प्रोटीन का उसमें हेल्प करता है। मीन्स जो दोनों लेयर होते हैं अंदर बाहर वाला बाई लेयर में लिपिड का, उसमें लेटरल मूवमेंट जो होता है प्रोटीन का उसमें हेल्प करता है लिपिड, जिससे कि क्या होता है कि मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी बना हुआ रहता है, ठीक है। जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का वो
इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसमें वेरियस फंक्शन होते हैं, जैसे सेल ग्रोथ होता है, फिर इंटरसेलुलर जंक्शन होते हैं। इंटरसेलुलर जंक्शन 3 तरह के होते हैं, गैप जंक्शन, एडेयर जंक्शन। ये सब क्या होता है, ये जंक्शन आप लोगों को मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी, मैंने अच्छे से बताया हुआ 3 तरह के जंक्शन होते हैं, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। चलिए, तो सेल फॉर्मेशन में आ जाता है, सेल ग्रोथ में आ जाता है, एंडोसाइटोसिस में आ जाता है, सेल डिवीजन, इस सब में जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होता है उसमें रोल रहता है उसका, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो होता है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल, मीन्स सबको जाने देगा, सेलेक्ट करके जाने देगा जिसको जरूरी है। तो मेन फंक्शन यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो 2 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव और एक्टिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो कि मेम्ब्रेन से जब ट्रांसफ़र होते हैं, मीन्स जब उसे क्रॉस कर रहे होते हैं, उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो यूं ही चले जाते हैं, वो जो ग्रेडियंट होता है उनमें उसके अगेंस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। में जो रुकावट होगा उसके अगेंस्ट नहीं होंगे, तो उनको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, मीन्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल, लेकिन जब वाटर का मूवमेंट होगा तो वो होगा हायर टू लोअर तो होगा, लेकिन वहाँ डिफ्यूजन वर्ड नहीं होगा, वहाँ आ जाएगा ऑस्मोसिस, क्योंकि वहाँ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब आता है दूसरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बेसिकली क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो सेल के सॉरी तो जब मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो उसमें क्या है कि जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है और वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो मेम्ब्रेन के उसके अगेंस्ट है, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है उसको भेजने के लिए, मीन्स एक तरह से मुझे दम लगाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वहाँ पे डिफ्यूज़न का उल्टा होगा, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होगा। चलिए, आप लोग को 2 तरह का ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया होगा, पैसिव और एक्टिव। अब आते हैं हम लोग सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के सेल वॉल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वॉल जो पहले बनेंगे, और सेकेंडरी जब प्राइमरी मीन्स ख़त्म हो जाएगा उनका फंक्शन करना, जब मैच्योर सेल वॉल आएगा जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसको कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, याद रखेंगे, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवर होता है, वो फंजाई में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है, और हम लोग देखा कि वो बैक्टीरिया में भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो सेल का किसी भी तरह का डैमेज हो, इन्फेक्शन हो, उससे बचाता है वो सेल को। किसी भी तरह का कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो अनडिजायरेबल, जो सेल के लिए ठीक नहीं होता, उसको रोकता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे एल्गी है, प्लांट है, तो उसमें सेल वॉल होते हैं, लेकिन एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स से बना होता है, मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोन है। अब प्लांट का जो सेल वॉल होगा वो बना होगा सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स का। सेल वॉल पाए जा रहे हैं लेकिन हर जगह अलग अलग कॉम्पोजिशन है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल समझ में आ गया, जब शुरू में किसी भी यंग प्लांट में जब सेल वॉल बनेंगे तो उसको प्राइमरी बोलेंगे, और जब वो मैच्योर कर जाएगा, ट्री बन जाएगा, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब आता है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला क्या है कि एक लेयर होता है जो कि कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, और वो ग्लूज को होल्ड करके रखता है सेल के बीच में। मीन्स क्या है कि 2 सेल को जब आपस में जोड़ के रखना है तो वो एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि वो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग मिडिल लेमेला, ठीक है। फिर आता है एक प्लाज्मोडेस्माटा। इसका क्या काम होता है प्लाज्मोडेस्माटा का, तो मिडिल लेमेला 2 स्ट्रक्चर को, 2 सेल को जोड़ के तो रख दिया, लेकिन वो 2 सेल वॉल में जो कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो जिस स्ट्रक्चर के थ्रू होगा उसको कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। चलिए, तो मैंने अभी तक जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब क्या है कि यहाँ से आगे के जितने भी टॉपिक है ना, ये हम लोग अब अपने अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग को अपने स्क्रीन में राइट साइड में नीचे दिख रहा होगा, एनसीईआरटी की जो चैप्टर होती है ना काफ़ी लंबी हो जाती है। यहाँ आप लोग देखिए कि 19 पेज है, जिसको 10 पेज को अभी तक मैंने डिस्कस कर लिया, तो इसको पार्ट वाइज में मैंने बनाने का सोचा है कि इसमें क्या होगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेंगे और आप लोग बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो सच में पसंद आई हो।
और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से याद दिलाता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियो को बना के ला सकूँ और आप लोगों को एनसीईआरटी को इतने अच्छे से समझा दूँ कि किसी भी तरह के कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग उसमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, चलिए बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।